हेलो एवरीवन। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे फेमस स्टोरी को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पंच परमेश्वर। ये दो दोस्तों की कहानी है जो एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं, बाद में शत्रु और फिर मित्र बन जाते हैं। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमारी जिम्मेदारियां हमको ईमानदारी से निभानी चाहिए और सामने कोई भी हो उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये चीज़ सामने वाला शायद अभी ना समझे लेकिन बाद में वो ज़रूर समझेगा। स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गहरी मित्रता थी। दोनों साझे में खेती करते थे, लेन देन में भी कुछ साझा था। एक दूसरे पर उनका अटूट विश्वास था। जुम्मन जब हज गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी भी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म नाता, केवल विचार मिलते थे। उनकी मित्रता का यही मूल मंत्र था। उनकी इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें शिक्षा की उपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेंगे कि विद्या उसके भाग्य में ना थी तो कैसे आती। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, लेकिन उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान की खूब आदर सत्कार किया गया। तब उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, लेकिन रजिस्ट्री की मोहर ने इस खातिरदारियों पर भी मानो मोहर ही लगा दी थी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जाएगी। 2-3 बीसे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ही ले लिया है। कुछ दिनों तक तो खालाजान ने सुना और सहा, लेकिन जब उसने ना सहा गया तो उसने जुम्मन से शिकायत की। कुछ दिन तक तो यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खालाजान ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपने आप खुद पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ कहा, क्या रुपए पेड़ पर लगते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। जुम्मन की बात सुनकर खाला बिगड़ गई। उसने पंचायत बुलाने की धमकी दी। खाला की धमकी सुनकर जुम्मन हंसते हुए बोले, हाँ जरूर पंचायत बुलाओ, फैसला हो जाएगा। मुझे भी यह रात दिन की झिकझिक नहीं चाहिए। पंचायत में जीत किसकी होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था। आसपास के गाँव में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उनका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। तब एक दिन बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी टेकती हुई आसपास के गांव में घूम रही थी। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा उसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने की गालियां दी। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन थे जिन्हें हास्य रस के रसा स्वाद का अच्छा अवसर मिला था। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तो हंसी क्यों ना आए। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना और उसको सांत्वना दी हो। आखिर चारों ओर से निराश होकर बेचारी बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोला, मुझे बुलाकर क्या ही कर लोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपदा तो सबके सामने रो आई हूँ, अब आने या ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ आने को तो मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन पंचायत के सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू ने कहा, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी।
जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया हुआ था। हाँ, वह स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब सूर्य अस्त हो गया, चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ की पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, लेकिन अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था। जब पंच लोग अपने आसनों पर बैठ गए, तब बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज से 3 साल पहले मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम रख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर किसी तरह काटा, लेकिन अब रात दिन का रोना मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। मैं बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलो। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किससे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। यह सुनकर खाला चिल्लाकर बोली, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो कुछ मालूम पड़े। जुम्मन ने क्रोधित होकर कहा, खालाजान, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खालाजान जुम्मन के आपेक्ष को समझ गई और बोली, बेटा अपने आप से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उसी को सरपंच बदती हूँ। यह सुनकर जुम्मन शेख खुशी से झूम उठे, लेकिन भाव को छिपाते हुए बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में नहीं फंसना चाहता था। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गहरी मित्रता है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। बुढ़िया की बात सुनकर अलगू चौधरी ने सरपंच बनना स्वीकार कर लिया। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन से बहुत कोसा। तब अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने मित्र हैं। जब काम पड़ा तो तुमने मेरी मदद की। मुझसे भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करता रहा, लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों ही मेरी निगाहों में बराबर हो। तुम्हें पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, इसलिए उसने शांचित होकर कहा, पंचों, 3 साल पहले खालाजान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, लेकिन औरतों में जरा अनबन रहती है, इससे मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे महावर खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि महावर खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे से महावर खर्च का कोई जिक्र नहीं तो भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को अख्तियार है, जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को अक्सर कचहरी से काम पड़ता रहता था, इसलिए उसे कानून के विषय में अच्छी जानकारी थी। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। उसने एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन इन प्रश्नों पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी वह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में कैसे काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना जाने कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की मित्रता कुछ भी काम नहीं आएगी? शेख जुम्मन इसी सोच विचार में डूबे हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया।
जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद में इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। अलगू का यह फैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में आ गई। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे। इसी समय ही हेर फेर के सिवा और क्या कहे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश विदेश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड है। लेकिन रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी के इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। यह कह रहे थे कि इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, लेकिन धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने जुम्मन और अलगू की मित्रता की जड़ हिलाकर रख दी थी। अब वे एक साथ बातें करते नहीं दिखाई देते थे। इतनी पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच यह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उसमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के मन में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकती थी। उसे हर पल यह चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक सुंदर गोई मोल लाए थे। बैल पहाड़ी जाति के सुंदर बड़े बड़े सिंगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, लेकिन खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को यह शक हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ ना कुछ करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदियां बहा दी। व्यंग, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों से बात हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उससे रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेले बैल किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। तब यही सलाह हुई कि इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर लाते थे और गांव में बेचते। इस बैल का उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी दौड़ाई, बाल भोरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। अलगू चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेतने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी नहीं ले पाया था कि फिर जोत लिया। महीने भर में ही वह पिस गया था। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। हड्डियां निकल आई थी। एक एक पग चलना उसके लिए दूभर हो रहा था। हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार। मार की बर्दाश्त ना थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने उस पर दुगना बोझ लाद दिया। दिन भर थकान के कारण उसके पैर न उठते थे, लेकिन साहू जी ने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर चला और चाहा कि जरा दम ले लूं, लेकिन साहू जी को तो जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने निर्दयता से कई कोड़ों की बरसात कर दी। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, लेकिन इस बार शक्ति ने भी जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और फिर उठ ना सका। साहू जी ने बहुत कोड़े बरसाए, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, कहीं मृतक भी उठ सकता था। अब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को बड़े ध्यान से देखा।
गाड़ी से खोलकर अलग किया। सोचने लगे अब गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए लेकिन कोई नजर नहीं आया। आसपास कोई गांव भी ना था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दर्रे लगाए और बैल को कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते पर ही मर गया। अब गाड़ी कैसे खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार होकर बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। साहू जी आधी रात तक नींद बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, लेकिन पो फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो रुपयों की थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल के भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। जब उनकी पत्नी ने यह बुरी खबर सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी। फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। इस घटना को हुए कई महीने बीते थे। जब भी अलगू चौधरी साहू से अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और साहूआइन दोनों ही झल्लाए हुए उन पर बरस पड़ते और अंट शंट बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई और तुम्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कई और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो आओ, तब दाम लेना। ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। अलगू चौधरी के अशुभ चिंतकों की कोई कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे इकट्ठा हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। लेकिन 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान ना था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब साहूआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहूआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहू जी को दिलासा दिलाकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। पंचायत कर लो। जो कुछ पंचायत निर्णय दे उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू चौधरी ने भी यह बात स्वीकार कर ली। अगले ही दिन पंचायत की तैयारी होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। जब पूरी तैयारी हो गई तो तीसरे दिन फिर उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही शाम का समय था। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी किस बात की है। पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अलगू चौधरी ने दीन भाव से कहा, यह तो समझू साहू ही चुन ले। यह सुनकर समझू साहू खड़े हुए और अकड़ कर बोले, मेरी ओर से तो जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का दिल धक धक करने लगा, मानो जैसे अचानक किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। उन्होंने इस बात को ताड़ लिया और पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं। अलगू चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं है। जुम्मन शेख के मन में सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने विचार किया, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। कुछ देर बाद पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। काफी देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू साहू को बैल की कीमत देनी चाहिए, परंतु 2 महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू साहू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू साहू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसे निर्दयता करने का साहस ना हो। अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाते हुए कहा, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया। समझू को यही उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस समय वह काफी हुष्ट पुष्ट था। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस वजह से हुई क्योंकि उससे बड़ा कठोर परिश्रम लिया गया और उसके चारे पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। रामधन मिश्र ने कहा, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है।
इसलिए उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन शेख बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, यह तो अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है, यह रियायत करे तो उनकी भलमनसी। यह सुनकर अलगू चौधरी खुशी से उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। वहां बैठा हर व्यक्ति जुम्मन शेख की नीति की सराहना कर रहा था। इसे कहते हैं न्याय, यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। कुछ देर बाद जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आए और गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का मित्र होता है ना दुश्मन, न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों के अश्रुओं के जल से उनके दिलों के मैल धुल गए और उनकी मित्रता की मुरझाई हुई लता एक बार फिर से हरी भरी हो गई। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।